गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 25, 26, 27 अप्रैल से। उसी क्रम में ये आपका रियल पेपर सोल्यूशन जैसा होगा आपका प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो 50 से क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि बीच में हम अब आपसे बातचीत नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और राइट आंसर करते हुए चलेंगे। तो आई होप अगर आप लोग न्यू कनेक्ट हो रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर अपने माइंड में सेव करते हुए चलना है। टाइम पर ही आपको सभी क्वेश्चन 50 के 50 याद होने चाहिए। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को अगर आपने राइट किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। महान शासक की बात की जा रही है तो अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अन्य विकल्प में दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। बिंदुसार ये अशोक के पिता हैं। दशरथ ये बाद के शासक रहे हैं, इन सभी शासकों के बाद के शासक। और ऑप्शन नंबर सी को अगर आपने राइट किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताइए। तो मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है बाबर। बाबर ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की, इसलिए आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी बाबर हो जाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो अकबर दिया गया था। तो अकबर जो है ये मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने, और हुमायूं बाबर का पुत्र था। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बाबर बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे, नाम बताइए। लकड़ी से, कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें या पत्थर। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो घर बनाए गए थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता में घर पक्की भट्ठी में पकाई हुई ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटों का आकार लगभग समान होता था, जो उनकी उन्नत नगर योजना को दर्शाता था। बाकी के आपके हो जाते हैं गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पक्की ईंट आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से प्रचलित नहीं थे, नाम बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहा धातु से प्रचलित नहीं थे। लोहा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांसा और सोना से प्रचलित थे, लेकिन वे लोहे से प्रचलित नहीं थे, क्योंकि यह सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, नाम बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पशुपति देवता की पूजा करते थे। पशुपति ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु सभ्यता में मिली मुहरों पर एक योगासन में बैठे देवता का चित्र मिलता है, जिसे पशुपति यानी प्रोटो शिव माना जाता है। इससे पता चलता है कि वे पशुपति देवता की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पशुपति आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी, नाम बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसमें बैल की पूजा होती थी। बैल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाता है। यहाँ पर आप लोग डिटेल से समझिए, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बैल, विशेषकर एक सींग वाला बैल के चित्र सबसे अधिक पाए गए हैं,
इससे स्पष्ट होता है कि बैल का धार्मिक और आर्थिक महत्व था और उसकी पूजा की जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में बैल मेंशन किया गया था। राइट आंसर आप लोग याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? फसल का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो याद कर लेना, जौ और गेहूं ये सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से जौ और गेहूं की खेती करते थे। चावल की खेती के प्रमाण बहुत सीमित क्षेत्रों में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जौ और गेहूं आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन कौन था? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कौटिल्य ऑप्शन नंबर बी में दिख गया होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, तो इसलिए कौटिल्य आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। पाणिनि ये संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं। पतंजलि ये योग सूत्र के रचयिता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? नाम बताइए। तो अशोक ने जो युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध आपके माइंड में आना चाहिए, अशोक के द्वारा लड़ा गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद युद्ध की भयावहता से प्रचलित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। इसके पश्चात उन्होंने अहिंसा, करुणा और धम्म का प्रचार किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? नाम बताइए। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को और विस्तृत किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? नाम बताइए। तो समुद्रगुप्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं समुद्रगुप्त को इतिहासकार V.A. स्मिथ ने निरंतर सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। वह एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और कला संस्कृत का संरक्षक था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भारत का नेपोलियन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, जो कि करेक्ट आंसर बनता है। कह रहा गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? नाम बताइए। तो गुप्त काल को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण युग। स्वर्ण युग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और प्रशासन में अभूतपूर्व उन्नति हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। कह रहा मेघदूत की रचना किसने की? नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके रचनाकार कौन है ये आपको याद कर लेना। यहाँ पर कालिदास कर लेना, यहाँ पर टाइपिंग एरर हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग कहाँ से सेशन को वॉच कर रहे हैं ये भी अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना। कह रहा ऑप्शन नंबर बी कालिदास बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मेघदूत संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध काव्य है, जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। कालिदास गुप्त काल के महान कवि माने जाते हैं। अन्य विकल्प में दिया गया था तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं। बाणभट्ट हर्षचरित और अश्वघोष ये बुद्ध चरित के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर था। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है बताइए। तो अजंता की गुफाएं आप सभी को पता होना चाहिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। पर आप लोग डिटेल से समझ सकते हैं, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र, पेंटिंग्स और मूर्तियां बनी हैं। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कह रहा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? नाम बताइए। ये वर्धन वंश से संबंधित थे। वर्धन वंश ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हर्षवर्धन वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश से संबंधित था। उसकी राजधानी कन्नौज थी और वह 7वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक था, इसलिए वर्धन आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंसांग भारत कब आया था? नाम बताइए। तो यहाँ पर बता देना है हिंसांग भारत कब आया। तो ये हर्ष काल में भारत आए थे हिंसांग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको बताना है कैसा लग रहा है। क्लास क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको हर्ष काल याद कर लेना है। चीनी यात्री हिंसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय सहित कई स्थानों का विस्तृत वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हर्ष काल आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है।
हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाण भट्ट को याद कर लेना। बाण भट्ट हर्ष चरित्र के लेखक है, अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। हर्ष चरित्र की रचना बाण भट्ट ने की थी। यह ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। जातक कथाएं किससे संबंधित है बताइए, तो ये बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लोग ध्यान से देखिएगा, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इनमें बुद्ध के पिछले जन्मों में किए गए सद्गुण, त्याग और उपदेशों का वर्णन मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बुद्ध आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामायण के रचयिता कौन है, नाम बताइए। वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। वाल्मीकि जो हैं ये रामायण के क्या हैं, रचयिता हैं। यहाँ पर डिटेल से समझ लीजिए, रामायण के मूल संस्कृत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। तुलसीदास के बाद भी रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। वेद व्यास की बात की जाए तो ये महाभारत के हैं, तुलसीदास रामचरितमानस और कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत के रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको अगर पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो वेद व्यास को लॉक कर दीजिएगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर बात करें वाल्मीकि तो रामायण, और कालिदास मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, बाण भट्ट अभी बताया, हर्ष चरित्र, ये बार बार आ रहे हैं तो आपको याद कर लेना है, और सारे क्वेश्चन आई होप आपको याद होते भी चल रहे होंगे। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, नाम बताइए। तो इल्तुतमिश ने किसे भैया अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी थोड़ा तो काम करना पड़े। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी रखनी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है, नाम बताइए। तो ये जो जुड़ी है ये बलबन से जुड़ी है। बलबन ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, लौह एवं रक्त की नीति पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन से जुड़ी है। बलबन ने सल्तनत की शक्ति बनाए रखने के लिए कठोर दंड, सशक्त कानून और निरंकुश शासन अपनाया। इलाही की अवधारणा पर भी बल दिया। ऑप्शन नंबर बी बलबन आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बाजार नियंत्रण नीति के सुल्तान ने लागू की थी, नाम बताइए। तो बाजार नियंत्रण नीति जो थी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसका उद्देश्य मूल्य नियंत्रण, सेना को सस्ता राशन और महंगाई पर रोक लगाना था। उसने अनाज, कपड़ा, घोड़े आदि के निश्चित मूल्य तय किए और सख्त निगरानी रखी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताइए। तो तुगलक वंश के संस्थापक सभी को पता है, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी को अगर आपने लॉक किया है तो करेक्ट आंसर बन जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, नाम बताइए। तो बाबर की आत्मकथा आपको पता होना चाहिए, बाबरनामा बाबर की क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। इसे तुजक ए बाबरी भी कहा जाता है, तो इस नाम से आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए बाबरनामा याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना, कह रहा खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, बताइए। तो खानवा का जो युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था, ये बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, जिससे भारत में मुगल सत्ता मजबूत हुई, इसलिए बाबर एवं राणा सांगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शेर शाह सूरी ने किसे हराया था, नाम बताइए। सूरी की बात की जाए तो आप लोग हुमायूं ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। उसने चौसा यानी कि 1539 ईस्वी में और कन्नौज यानी बिलग्राम 1540 ईस्वी के युद्धों में हुमायूं को हराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हुमायूं आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया बताइए। वर्ष आप सभी से पूछ लिया जाए तो आपको 49 वर्ष बताना है। औरंगजेब ने 49 वर्षों तक शासन किया था। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार उसका शासनकाल लगभग 49 वर्ष रहा, जो मुगल सम्राटों में सबसे लंबा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 49 वर्ष को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। हुई थी तो आपको अहमदनगर को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अहमदनगर ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। वहीं से खुलादाबाद के पास दफनाया गया था इनको, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्यकाल में हुआ था। मध्यकाल ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए होंगे, मध्यकाल। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मध्यकालीन भारत में हुआ। इसका प्रारंभिक रूप दक्षिण भारत में अलावर और नायनार संतों के साथ देखा जाता है। लगभग 7वीं एवं 9वीं शताब्दी बाद यह आंदोलन उत्तर भारत में भी फैला। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल को लॉक करने वाले हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, नाम बताइए। तो कबीर जो है ये निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। निर्गुण भक्ति ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। यानी कबीर दास निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े थे। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और कर्मकांड व मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी निर्गुण आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। सूरदास किसकी भक्ति करते थे भैया बताओ। सूरदास जो थे ये कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम भक्ति पर आधारित हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति सूरसागर, इसीलिए आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण आप लोग लॉक कर दीजिएगा। सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान के परम भक्त माने जाते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है, नाम बताइए। तो सूरसागर के रचयिता सभी को पता है सूरदास जी हैं। सूरदास ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देखिए सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। यह ग्रंथ कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सूरदास आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीरा किसकी भक्त थी। तो यहाँ पर मीरा की जब भी बात की जाए तो मीरा भी कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपको करना है। यहाँ देखिए कि मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति कृष्ण यानी गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित थी और उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी कृष्ण आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है, नाम बताइए। तो अजमेर जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में आप समझ सकते हैं अजमेर शरीफ दरगाह महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। वह चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। इसलिए ऑप्शन नंबर से मोइनुद्दीन चिश्ती आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, नाम बताइए। विजयनगर साम्राज्य आपको पता है हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। वे संगम वंश के संस्थापक हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है, जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। हम्पी ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जिसे आज हम्पी यानी कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम्पी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। कह रहा मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनसबदारी व्यवस्था ये अकबर के द्वारा लागू की गई थी, स्टार्ट की गई थी। तो अकबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। इस व्यवस्था के तहत अधिकारियों को मनसब यानी पद व वेतन श्रेणी दिया जाता था, जो सैन्य और प्रशासनिक दोनों कार्यों से जुड़ा होता था। इसलिए अकबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था, नाम बताइए। तो गोलकुंडा की जब भी बात की जाए तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध था। हीरे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मुगल कालीन सबसे बड़ा तोपखाना किसके पास था, यहाँ पर से आपको बताना है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा हुमायूं नामा की रचना किसने की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। गुलबदन बेगम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। वे बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पर देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। युद्ध अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और हेमू के बीच लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 56 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, नाम बताइए। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, बुध ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है बुध जो है मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, वो अब ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बुध आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या पूछी जा रही है, तो याद कर लेना सौरमंडल टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी को आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर देखिए सौरमंडल में मुख्य 8 ग्रह हैं, नाम दिए गए हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि अरुण वरुण जिसको यूरेनस नेपच्यून बोला जाता। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, बताइए। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन आपको याद कर लेना डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। डिटेल में देख सकते हैं डिब्रूगढ़ जो असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक की रेलवे लाइन भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग है। यह उत्तर पूर्व भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ती है और इसकी लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी लॉक कर देना। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास आपको कैसी लगी, क्लास का फीडबैक भी देना है। क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, उस हवाई अड्डा को आपको मेंशन करना, किस स्थान पर पड़ता है, नाम क्या है। इतनी बात आपसे कमेंट बॉक्स में पूछी जा रही है। और 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मिले हैं, उन क्वेश्चन का राइट आंसर आप प्लीज हमें बताइएगा, तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्लास के लिए 2 शब्द फीडबैक के लिए जरूर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में ये क्लास शेयर कर देना। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।